नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पर्यावरण का पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद में अब आते हैं उस मरुस्थल पे। मरुस्थल भी मैंने पढ़ लिया था। उसमें दो प्रकार के स्तरों पे मरुस्थल को पाए जाते हैं। एक तो होता है उष्ण कटिबंध और दूसरा होता है उष्ण कटिबंध और दूसरा जो था वो था आपका उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। दो स्तरों पर उसको डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर भी हमने कई पार्ट्स देखे थे। 3 पॉइंट थे, उनको भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज जो आता है वो मरुस्थल में थर्ड पॉइंट हमें परसों चर्चा करनी थी पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम उसी का तीसरा पॉइंट है क्या, छोटे वृक्ष। मरुस्थल में जो होते हैं छोटे छोटे वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटे वृक्ष के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, छोटे वृक्ष के बारे में। ये क्या होती है, छोटे वृक्ष क्या होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें एक पौधा टेटमिस का होता है। कैसा, टेटमिस का एक पौधा होता है। झाड़ियों में एक पौधा होता है जिसका मैंने नाम क्या बताया था आपको, टेमरिस्ट होता है। क्या होता है, उसका नाम टेमरिस्ट होता है। टेमरिस्ट होता है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे बबूल। बबूल में क्या होता है, काफी बड़े बड़े से कांटे टाइप के निकले होते हैं। इन सभी पौधों की जड़ें जो होती हैं, जैसे बबूल की जो जड़ होती है बहुत गहराई होती है, और टेमरिस्ट जो होता है ये भी पौधा, इसकी जो जड़ होती है काफी गहराई तक जाती है। जब काफी चौकी इन्हें पानी मिल जाता है, इतनी नीचे तक चली जाती है कि वर्षा हो या ना हो फिर भी ये पानी तक इसकी जड़ें पहुंच जाती हैं। क्या होता है, इन सभी पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। उसके बाद में हमने क्या बताया, इन सबकी जो जड़ें होती हैं काफी गहराई तक जाती हैं, और जो कि इन्हें जमीन के अंदर पानी मिल जाता है। जो कि इन्हें पानी मिल जाता है। जब इनको इतनी गहराई तक इसकी जड़ें जो जाती हैं, जो कि कहाँ पर इन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। जब मिल जाता है, जैसे बबूल का उपयोग जो है वो क्या बनाने में किया जाता है, बबूल का उपयोग चिंगम बनाने में, बबूल का उपयोग चिंगम बनाने में, किस चीज में, बबूल का उपयोग चिंगम बनाने में होता है। और उसके बाद में टॉफी बनाने में, चिंगम में हो गया, फिर टॉफी बनाने में
बनाने में, और क्या चीज, सिरप बनाने में। सिरप बनाने में क्या करते हैं, सिरप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। यहाँ तक हमने देख लेते हैं कि बबूल का उपयोग चिंगम बनाने में, टॉफी बनाने में, और सिरप, जो दवाइयों में सिरप होते हैं उसके लिए उसका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जैविक घटक जो इसमें जैविक घटक चेंज है। क्या है, इसके जैविक घटक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चेंज होते हैं। इसके जैविक घटक, चाहे आप चेंज लिखिएगा या अलग लिखिएगा, इसके जो जैविक घटक होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इसलिए इसका पश्चिमी किनारा मरुस्थलीय होता है। इसलिए क्या है, इसलिए इनका किनारा मरुस्थलीय होता है। इसलिए इनका किनारा मरुस्थलीय होता है। जब यहाँ तक हमने बात कर ली है कि ये जो इसमें जैविक घटक जो होता है वो डिफरेंट होता है, और इसलिए इनका जो किनारा जो होता है वो कैसा पाया जाता है, मरुस्थलीय होता है। इसका यह कारण है, वहाँ पर ठंडी धाराएं जो होती हैं, कैसी बहती हैं धाराएं, वहाँ पर ठंडी धाराएं बहती हैं। इसलिए यहाँ पर इसका एक कारण है कि वहाँ पर ठंडी धाराएं क्योंकि यहाँ पर ठंडी धाराएं बहती हैं। उसके बाद में जैसे वो क्या है, कहाँ पर बहती हैं, अफ्रीका देख लीजिएगा। क्या चीज, नंबर 1 आपका आता है अफ्रीका। क्या चीज, अफ्रीका। मैंने अफ्रीका ले लिया है कंट्री, और अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका के जब पश्चिम में देखेंगे आप, अफ्रीका के पश्चिम तट पे जब देखेंगे, पश्चिमी जो तट है वहां पर क्या पाया जाता है, हमने अफ्रीका लिया है एग्जाम्पल तौर पे, मैंने क्या लिया, अफ्रीका। अफ्रीका जो लिया है पश्चिमी तट पर क्या है, उत्तर का सहारा है, उत्तर में क्या है, सहारा है, और जो पश्चिम में है उसको उत्तर है, और फिर उसके नीचे में क्या आता है, काली घटा। क्या चीज, ये तो पॉइंट हो गया पश्चिम तट पे, उत्तर में सहारा मरुस्थल पड़ जाता है, और नीचे में काला हरी, नीचे क्या पड़ता है, काला हरी। ये काला हरी क्या है, ये काला हरी मरुस्थल बोला जाता है। काला हरी मरुस्थल भी हो जाता है यहाँ पर, और वहाँ पर क्या, यहाँ पर ये एरिया में हर टाइम एक ठंडी हवा से बहती, ठंडी जलधारा बहती रहती है। कैसी, एक ठंडी जलधारा बहती रहती है। उसके बाद में यहाँ पर जिस जो अफ्रीका का भी बनाया था मैं,
उसके अकॉर्डिंग ऊपर या पश्चिम, ऊपर हो या नीचे हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो है वो ठंडी हवा या जलधारा, ठंडी जलधारा बहती रहती है। यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती रहती है। जब यहाँ पर कंटिन्यू ठंडी धारा बहती रहेगी तो उसके बाद में क्या होता है, ठंडी जल बहने की धारा को वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठंडी जलधारा बहने के कारण वहां पर क्या होता है, वहां वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। वाष्पीकरण नहीं होता है। जब वहां पर गर्मी नहीं होती है तो उसी तरीके से वहां पर वाष्पीकरण नहीं हो पाता है पानी का, इससे वहां पर बारिश नहीं होती ना, इसलिए वहां की प्रक्रिया या वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर क्या है देखते हैं। जो महाद्वीप है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्या है, महाद्वीप के पश्चिमी किनारे तट पर क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। मरुस्थल का विकास हुआ था। क्या हुआ, मरुस्थलों का विकास हुआ। यहाँ पर मरुस्थलों का विकास हुआ। और जब यहाँ पर मरुस्थलों का विकास हो जाता है उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। ठंडी जलधारा पश्चिम तट पर क्यों नहीं बहती है। क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। क्या बताया था मैंने अभी कि ठंडी जलधारा बहने से पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा बहने से पश्चिमी, क्या होता है, ठंडी जलधारा बहने से पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट पर क्यों बहती है। पश्चिमी तट पर कि ये जो ठंडी जलधारा है ये पश्चिमी तट पर क्यों बहती है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर है। जो कि पृथ्वी के घूर्णन, जो पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर है। इसके बाद में हम देखते हैं वास्तविक मरुस्थल क्या होता है। क्या देखेंगे, ये जो वास्तविक मरुस्थल होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है यूएसए में। कहाँ पर, यूएस में। यूएसए जो है, यूएस, ये
सोरेन मरुस्थल हो जाता है सोमरेन मरुस्थल। पहला आपका सोमरेन मरुस्थल हो जाता है और उसके बाद में मोआवा, क्या चीज, दूसरा है मोआवा। मोआब मरुस्थल भी पाया जाता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में है वहां पर क्या होता है, वहां पर अटामा का मरुस्थल है नंबर 1, अटामा का मरुस्थल। एक तो आता है आपका अटामा का मरुस्थल, ये जो है नीचे में अटागोमा का मरुस्थल है, ये है यह नीचे के अटागोमा का मरुस्थल है, अटागोमा का मरुस्थल है। अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? अफ्रीका का सहारा मरुस्थल जो है, सहारा का मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। देशों में फैला हुआ, कितने? 11 देशों में फैला हुआ है। जब ये 11 देशों में फैला हुआ है, वो कि नामी, क्या चीज? नामी मरुस्थल, नामाहारी काली मरुस्थल है। नामी मरुस्थल कौन सा? नामी मरुस्थल। नामी मरुस्थल किसके अकॉर्डिंग? नामाहारी काली मरुस्थल। नामाहारी काली मरुस्थल, काली हारी मरुस्थल है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो नामी मरुस्थल है वो नामाहारी काली मरुस्थल बोला जाता था या है। भारत का थार मरुस्थल है। इसके बाद में किस पर चर्चा करें? इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में भी कोई है या मरुस्थल या नहीं है, उनके बारे में हम जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि भारत में थार का मरुस्थल, कौन सा? एक है थार का मरुस्थल, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। कौन सा? भारत का आपका है थार मरुस्थल, और उसके बाद में चीन का तकला मनार, तकला मकार, यह सब मरुस्थल पारिस्थितिकी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। मरुस्थल किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मरुस्थल जितने भी हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं।
मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में यहाँ तक जैसे कि हमने पढ़ा मरुस्थल कितने होते हैं उनके बारे में, यहाँ तक हम पहुँच गए भारत और चीन। और उसके बाद में जितने अब आता है हमारा है अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसे बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश कैसे होते हैं इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। अब हम अगला जो है वो है हमारा टुंड्रा प्रदेश। क्या चीज? टुंड्रा। इसमें देखते हैं टुंड्रा में के बारे में हम चर्चा करते हैं। टुंड्रा जो है या क्या है, टुंड्रा का अर्थ होता है, टुंड्रा एक, इससे टुंड्रा का अर्थ है आपका बंजर भूमि। टुंड्रा को हम बोलते हैं बंजर भूमि। और बंजर भूमि के अंतर्गत कैसा होता है ये टुंड्रा का विकास जो है कहाँ पर हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में हुआ है। टुंड्रा जो है, टुंड्रा का विकास जो हुआ है वो उत्तरी गोलार्ध में हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में हुआ है, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ही कम पाया जाता है। बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम पाया जाता है। इसके बाद में जो टेंगा के ऊपर का जो क्षेत्र है उसे टुंड्रा का, टेंगा के ऊपर का क्षेत्र, यहाँ पर टेंगा का ऊपरी क्षेत्र या भाग जो भी है उसे टुंड्रा क्या बोलते हैं? उसको हम, उस क्षेत्र को हम टुंड्रा का क्षेत्र कहते हैं। टुंड्रा का क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर वनस्पतियां ना के रूप में पाई जाती हैं। जो ये टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ वनस्पतियां ना के रूप में पाई जाती है। जब यहाँ पर कोई भी वनस्पतियां हैं वो ना के रूप पर पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वनस्पतियां फिर भी पनप जाती हैं। कुछ हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ वनस्पतियां पनप या उग जाती हैं। पनप जाती हैं या उग जाती हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जो यहाँ के वृक्ष जो होते हैं वो ढलान पर होते हैं। यहाँ जो वृक्ष हैं यहाँ पर वृक्ष ढलान पर होते हैं।
यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो ढलान पर होते हैं। ढलान पर जो होते हैं तो उसके बाद में जो कि ऊपर हवाएं चलती हैं इससे आसानी से पार हो जाए। ढलान पर जो कि उत्तर से हवाएं चलती हैं, जो कि उत्तर से हवाएं चलती हैं। हवाएं किधर से चलती हैं? उत्तर से चलती हैं। उसे आसानी से क्या कर सकें? उसे आसानी से पार कर सकें। आसानी से जो कि पार हो जाएं। यहाँ की बियर वेरी फेमस है। क्या चीज यहाँ की बियर वेरी फेमस है? यहाँ की बियर वेरी क्या है? मशहूर है। कैसे है? या फेमस है। यहाँ की बियर वेरी फेमस है। अब इसके आगे यहाँ की बियर वेरी फेमस है। उसके बाद में देखते हैं कि वनस्पतियां मुख्य दो प्रकार के मिलेंगे हमको। एक तो आपका हो जाता है यहाँ तक कि यहाँ की दो वनस्पतियां मुख्य हैं। यहाँ की जो है वो दो वनस्पतियां हैं जो मुख्य है। नंबर 1 करीबू मास, नंबर 1 करीबू मास, और जो आपका दूसरा आता है वियर वेरी। नंबर 2 होता है वियर वेरी। ये दोनों के बारे में हम बात करते हैं। वियर वेरी यहाँ पर पशु करीबो क्या है? यहाँ के पशु करीबो क्या बोलते हैं? यहाँ के जो पशु हैं करीबो आर्क टिकलो जो है वो क्या है? लोमड़ी। किसके? लोमड़ी के बच्चे के, लोमड़ी के जो बच्चे हैं, लोमड़ी यहाँ के लोग कच्चे मांस कच्चे मांस को ही खाते हैं। कच्चे मांस को जब कच्चे मांस को यहाँ के लोग खा जाते हैं तो क्षेत्र बहुत बड़ा है लेकिन जैविकता बहुत ही वहां पर कम है। क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा है और वहां की जैविकता बहुत
यहाँ की जैविकता जो है वो कैसी है, बहुत ही कम है। यहाँ की जो जैविकता है वो बहुत कम है। जैविकता कम होने के कारण क्या होता है, पोषण कम होता है। जैविकता कम होने के कारण पोषण जो होता है पोषण कम होता है। जब पोषण कम होता है और भोजन स्तर भी कम होता चला जाएगा, जिससे पोषण स्तर भी कम होता चला जाएगा। जब यहाँ का और उसके बाद में क्या होता है कि हर जीव जंतु स्वयं के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। मतलब कि ये कहने का मतलब है, जब वहाँ का भोजन स्तर भी कम हो जाएगा, भोजन स्तर लिखिए या पोषण लिखिएगा, स्तर कम हो जाता। हर जीव जंतु क्या होता है, हर जीव जंतु क्या होता है, कुछ जीने के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। जब स्वयं के लिए संघर्ष करेगा तभी भोजन मिल सकता है। तभी भोजन मिल सकता है। तभी भोजन मिल सकता है। और जो इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक पे, जो हमारा अगले टॉपिक होगा वो होगा हमारा जलीय परितंत्र। क्या चीज़, जलीय परितंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने मरुस्थल का फुल टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा वीडियो आएगा जलीय परितंत्र के बारे में, पर्यावरण में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।